नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रारंभिक परीक्षा 2016 आरओ एआरओ में पूछे गए इतिहास तथा कला और संस्कृति के प्रश्नों की। इससे पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं 2021 के प्रश्नों की, 2017 के प्रश्नों की। उम्मीद करता हूँ कि वो सभी वीडियोज आपने देखे होंगे और आपको सब चीज़ें क्लियर भी हुई होंगी। पूरी कोशिश की जाती है कि आपको वह बेस्ट ट्रिक बताई जाए जिसके माध्यम से आप किसी प्रश्न को हल कर सकते हैं। हालांकि पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। आपके जो भी ज्ञान होता है, ज्ञान के आधार पर थोड़ा तर्क वितर्क करके, एलिमिनेशन प्रोसेस का प्रयोग करके हम सभी काम कर लेते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे 2016 में और आप उनको किस प्रकार से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आप लोग के सामने पहला जो प्रश्न है उसमें से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। ठीक है, तो फारसी में अनुवाद की बात और महाभारत की बात, यह एक ऐसा प्रश्न है जो कई बार रिपीट हुआ है अलग अलग परीक्षाओं में। पीसीएस में भी कई बार पूछा गया है और आरओ में भी देखने को मिला है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग के लिए जरूरी है कि इस प्रश्न को आप लोग जरूर से तैयार भी रखें। ठीक है, तो इस स्थिति में आप लोग को क्या ध्यान रखना है कि देखिए यह जो प्रश्न है फैक्ट बेस्ड, यदि पता है तो ठीक, नहीं पता तो देखो कुछ भी नहीं हो सकता है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत लंबा चौड़ा इंसिडेंट हो, कोई कहानी रही हो उसके पीछे जिसके माध्यम से आप उसको सॉल्व कर सकें। तो वैसे जो श्रेय जाता है महाभारत का फारसी में अनुवाद करने का, एक पूरी टीम थी। बहुत बड़ा ग्रंथ है ना, महाकाव्य है, तो एक व्यक्ति करेगा तो बहुत लंबा समय लगेगा। तो जो टीम लगी थी वो ना फैजी के निर्देशन में काम कर रही थी, लेकिन इन तीनों में से सिर्फ एक व्यक्ति जिसका नाम है अब्दुल कादिर बदायूनी, यह उस टीम के अंदर थे और इनके द्वारा काम किया गया था। ठीक है, तो महाभारत का फारसी में अनुवाद फैजी के निर्देशन में, खास व्यक्ति अब्दुल कादिर बदायूनी और नाम है उसका रज़्मनामा। यह बात आपको याद रखनी है। अबुल फजल ने पंचतंत्र का किया था फारसी में अनुवाद, इसीलिए कई बार एग्जाम में यह सब चीजें भी पूछ ली जाती हैं, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अबुल फजल ने इसके साथ साथ ही एक और है कालिया दमन, उसका भी इसने अनुवाद किया था। तो चीजें याद रखेंगे अच्छे से तो आने वाले एग्जाम में चीजें सॉल्व कर पाएंगे। और जनरली इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, बुक्स वगैरह पूछी जाती ही रहती हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न जो है हमारा पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है। फिर दोबारा फैक्ट, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं। जब कहानी होती है ना तो हम किस्सों को रिलेट कर लेते हैं आपस में, तो पता लग जाता है कि हाँ ये ऐसा हुआ था, ऐसा नहीं हो सकता, या ये व्यक्ति यहाँ नहीं था वगैरह वगैरह। इसमें क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हैं, क्योंकि कुछ फेमस मकबरे हैं जिनको आप जानते हैं, तो उन फेमस मकबरों को याद कर लीजिए, तो हो सकता है कि आप चीजें इजी सॉल्व कर सके। ठीक है, जैसे कि हुमायूं। ठीक है, बात किसकी हो रही है, मकबरा। तो हुमायूं का मकबरा कहाँ है भाई, इतना भी नहीं पता तो फिर क्या हो सकता है, संभव नहीं है। ठीक है, तो देखिए हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, बहुत ही फेमस जगह है, सब लोग जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हो गया, कहाँ है, दिल्ली में हो गया। ठीक है, औरंगजेब का मकबरा कहाँ है भाई, अच्छा खासा प्रश्न है। औरंगजेब का जहां मकबरा है उसके नाम पर पूरा शहर बसाया हुआ है, कौन सा, महाराष्ट्र में ही तो है औरंगाबाद, उसके पास में जगह है खुलदाबाद, वहां पे है इनका मकबरा। ठीक है, तो भाई आपसे पूछा गया भारत से बाहर, अब दिल्ली भी भारत में आ गया और महाराष्ट्र भी भारत में आ गया। अब हमारे पास बचे दो लोग, जहांदार शाह और जहांगीर। ठीक है, अब कैसे रिलेट किया जाए, अब या तो आंसर सी है या डी है, इतना हमें क्लियर हो गया। ठीक है, जहांदार शाह ऐसा है कि व्यक्ति की थोड़ी वैल्यू खुद की कम थी, तो किसी और के मकबरे में एडजस्ट कर दिया गया। किसके मकबरे में एडजस्ट किया गया है, तो देखिए जहांदार शाह को एडजस्ट किया गया दिल्ली में हुमायूं के मकबरे के अंदर, वहीं पे इनको स्थान दिया गया है। तो अब ये तीसरे साहब भी भारत के अंदर आ गया, चौथा कौन बचा, जहांगीर। तो जहांगीर का मकबरा ही भारत से बाहर है। भारत से बाहर कहाँ, लाहौर में बैठे हुए हैं साहब। ठीक है, तो डी इसका आंसर होगा। तो लाहौर पाकिस्तान में इनके मकबरे का निर्माण नूरजहां के द्वारा करवाया गया था। बाकी सब क्लियर है, उम्मीद करता हूं कोई डाउट नहीं रहा होगा। लेकिन क्या ध्यान रखना है, एक काम करना, एक छोटी सी लिस्ट बनेगी, जितने भी मुगल रहे, ठीक है, बाबर से लेकर के मेनली आप लोग बहादुर शाह तक अगर कर सको तो, नहीं कर सकते तो एटलीस्ट औरंगजेब तक का तो याद जरूर रखना कि कहाँ कहाँ पे है, क्योंकि ये सभी लोग बहुत खास रहे। ठीक है, तो औरंगजेब तक का जरूर आप लोग लिस्ट बना लीजिए। क्लियर है, इतना जान लिया, समझते हैं आगे का चीजें। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई, सीधा फैक्ट है, कुछ नहीं कर सकते यदि नहीं पता। और यदि नहीं पता तो देखिए समाधान इतना है कि ऐसे बगल से आना है और अगले प्रश्न पे स्विच कर जाना है।
बेवजह जूझोगे, एक तो समय खराब करोगे, है ना। दूसरी स्थिति क्या होगी कि हो सकता है गलत लगा दो तो नेगेटिव मार्किंग भी हो जाए। तो बचना है, यदि बिल्कुल भी नहीं पता, थोड़ा बहुत आइडिया तो बिल्कुल जरूर सॉल्व करें। जितनी भी मेरी वीडियोस होती है मैं आपको बार बार यही बात बताता हूँ कि देखिए, ऑप्शंस के हिसाब से परसेंटेज लेवल बढ़ता है। यदि आप चारों में कंफ्यूज हैं, चारों ही ठीक से नहीं पता, तो अभी आपका जो रेशो है प्रश्न का आंसर ठीक होने का मात्र 25% है। यदि आप किसी एक को एलिमिनेट कर सकते हैं तो ऐसी स्थिति में 3 ऑप्शन बच रहे हैं, इस स्थिति में आप 33% पे आ सकते हैं। अभी भी रिस्क की मामला है। अगर आप एक और एलिमिनेट कर पाए तो ऐसी स्थिति में आप पहुंच गए हैं 50-50 करने के लिए, ठीक है। यानी कि 2 हैं, एक सही होगा, यह फिक्स है। तो एक सही पे भी लग सकता है, गलत पे लग सकता है, लेकिन सबसे बेस्ट जो होता है ना रेशो, वो यही माना जाता है 50% का। क्लियर बात है। तो यही पैटर्न फॉलो करना, जब तक आप इस लेवल पे नहीं पहुंच जाते बेवजह नहीं गलत करने हैं अपने आंसर, ठीक है। तो देखिए, अब यह हमारा प्रश्न है, ये फैक्ट वाला है, तो उसका मतलब सीधा सीधा इतना ही होता है कि यदि पता है तो ठीक, यदि नहीं पता तो भी कुछ नहीं कर सकते। हालांकि हो सकता है यूपी के एग्जाम की तैयारी करते हुए आप लोग इस तरफ ध्यान नहीं दें, तो सी इसका सही आंसर। बहुत ही ज़्यादा डीप फैक्ट है, ठीक है ना। तो इस स्थिति में बेवजह नहीं जूझना, यही मेरी सलाह रहेगी आप लोग के लिए। तो द असम कंपनी की स्थापना हुई थी यहाँ पर 1839 के अंदर, ठीक है। 5 लाख पूंजी के साथ इन्होंने स्थापना की थी। मुख्यालय इसका नजीरा असम में स्थापित किया गया था, इसलिए थोड़ा सा अधिक चर्चाओं में ये रहती है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हमारा चौथा प्रश्न क्या कह रहा है। इस प्रश्न में आपको जूझना चाहिए, मैं यही कहूंगा, क्योंकि आपसे इतना पूछा गया कि 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। अब देखिए, उत्तर प्रदेश का विशेष स्थान रहा पूरी की पूरी 1857 की क्रांति में। तो नाम आप लोग जरूर पढ़ रहे होंगे कि कौन कहाँ था, किसने कैसे नेतृत्व किया। ऐसी स्थिति में मुझे तो लगता नहीं कि मतलब कहीं पे पता चला हो, आपको लिखा हुआ दिख गया हो कि किसको साहब आलम बहादुर की उपाधि मिली और आप छोड़ दें, है ना। कौन रहा होगा? अजीमुल्ला, बिरजिस कद्र, बख्त खां या हसन खां, है ना। वैसे है तो फैक्ट वाला ही मामला, यह भी स्पष्ट है। तो देखिए, इसका जो आंसर है वह सी है। बख्त खां को दिया था इन्होंने, क्योंकि उसने जो प्रदर्शन किया 1857 की क्रांति में, अच्छी खासी भूमिका थी, तो उसको कह दिया था इन्होंने कि आप साहब आलम बहादुर हैं। क्लियर है बात सारी, तो सी इसका आंसर रहेगा। क्लियर है, ठीक। तो एक्सप्लेनेशन एक छोटा सा आप लोग के सामने यहाँ पर भी आया हुआ है। बढ़ते हैं आगे, एक मिलान वाला प्रश्न आप लोग के लिए। बस आपसे कह रहा है कि सूची 1 और 2 को मिला दीजिए, बाद में आंसर नीचे से देख लीजिए अगर आप सही मिला पा रहे हैं तो। मेनली यहाँ पर आपको यह नहीं बताया जाएगा कि मिलाना क्या है। तो देखिए, एक तरफ है अलग अलग स्थान भारत के, वहीं अलग अलग विदेशी कंपनी। तो मेनली पूछ रहा है कि कौन सा स्थान किस कंपनी से रिलेटेड है। जैसे कि पौंडीचेरी में कौन रहे खास तौर पे, ये बताइए। गोवा में खास तौर पे कौन रहे। भाई गोवा वाला तो देखो ऐसा कि बहुत अधिक चर्चाओं में रहता है, बार बार पढ़ने को मिलता है इतिहास में, है ना। तो देखिए, गोवा में जो थे ना साहब, वो थे पुर्तगीज, ठीक है। वहीं पौंडीचेरी के अंदर एक अच्छा खासा समय जो बिताया था वह फ्रांसीसियों ने बिताया था। इनकी यहाँ पर फैक्ट्री थी, ठीक है। तो हमें पता लग गया कि ए और बी के सामने 2 और 3 आने चाहिए। जर्नली हम इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि आपको सिर्फ इतना पता हो कि पौंडीचेरी में कौन फ्रेंच रहे, तो ए के सामने 2 हम देख रहे हैं कि सिर्फ एक ही जगह पर है और कहीं पे है ही नहीं। तो इसके आधार पर ही सिर्फ हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। यदि निकल जा रहा है तो अच्छी बात है। यदि ऐसा हो कि भाई आपके साथ साथ आयोग चल रहा है और वह भी आपको देखने को मिल रहा है कि आप जिस आंसर को मैच कर पा रहे हैं, आयोग ने वह मल्टीपल जगह दे रखा है, तो बेवजह नहीं उलझना। आप जितने पे काम कर पा रहे हैं, जो मेनली आप हिट कर पाए, उसके साथ आप लोग चल सकते हैं, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि सिर्फ एक सही आंसर निकल जाता है, बहुत बार ऐसा होता है कि चारों को ही ठीक से मिलाना पड़ता है, तब जाके आंसर मिलता है, ठीक है। ऐसे भी मिलाना आएंगे, पहले भी बात कर चुके हैं, हम आगे भी करेंगे। तो इसका आंसर अभी ए है, ठीक है। तो यही आपके सामने है, बिल्कुल ठीक जिस तरह से मैंने आपको बताया। चलिए अब देखते हैं कथन और कारण, ठीक है। यानी कि इस पूरे प्रश्न में आपको यह बात ध्यान रखना है कि ऊपर का जो कथन है, यानी कि जो बात कही गई है, क्या उसके लिए यही कारण जिम्मेदार था या कोई और कारण जिम्मेदार था। यदि जिम्मेदार यही कारण था तो आपको जाना है किसके साथ में, ए के साथ में, ठीक। यदि यह नहीं था पर बातें दोनों सही लिखी हुई हैं तो बी के साथ जाना है। यदि कोई एक गलत हो रहा है तो सी और डी के साथ आपको जाना पड़ेगा। लेकिन इस प्रश्न का जो पैटर्न है वह हमें इतना बता देता है कि भाई कोई एक तो एटलीस्ट सही है ही है। हो सकता है कि दोनों सही हो, लेकिन एक अगर आपकी लास्ट स्टेज भी है तो एक तो सही है। अब कौन सा वाला जरा समझते हैं। जैसे कि पहला जो कथन है उसमें कहा गया कि जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था, और कारण बता रहे हैं कि गांधी इरविंग समझौता हुआ था। तो गांधी इरविंग समझौते के बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में हुआ, उसमें भाग लेना अंतर्निहित था, ठीक है। अब यह प्रश्न की स्थिति जो है वह एक अजीबोगरीब है। एक तरफ आपने कहा कि जवाहरलाल नेहरू दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए, ठीक है,
कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने। या फिर दूसरा जो कारण इसमें बताया गया है, दूसरा स्टेटमेंट है, वो कारण बता रहा है आपको कि गांधी इरविंग समझौते में कहा गया था कि भाई दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस पार्टिसिपेट करेगी। अब एक अजीब सा कॉन्ट्रडिक्शन है इस प्रश्न में। एक तरफ आपको यह कह रहा है कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ, वहीं यहां पर कह रहा है कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ। प्रश्न अजीब है, मतलब प्रश्न के अंदर हमें कहीं ना कहीं आंसर दिख जा रहा है। इस तरह की स्थिति चलेंगे हम लोग, क्योंकि खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। ठीक है, वहीं अगर जितने भी लोगों ने ठीक से एक बार भी पढ़ा हो, उनको ये बात पता होगी कि जवाहरलाल नेहरू तो कभी भी गए ही नहीं है गोलमेज सम्मेलन में, है ना, कभी भी नहीं गए। अगर कांग्रेस की तरफ से गोलमेज सम्मेलनों में कोई व्यक्ति पार्टिसिपेट करने गया तो वह थे महात्मा गांधी। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू का रोल ही नहीं था। यानी कि कथन तो हम कर देते हैं कि भाई गलत है मामला, कहीं से कहीं तक मैच नहीं कर रहा, समझ से परे जा रहा है। क्योंकि गोलमेज सम्मेलन जो दूसरा था ना, वो 1931 में ही हुआ था। गोलमेज सम्मेलन का समय क्या है, 1930 में पहला, 31 में दूसरा और 32 में तीसरा, यह समय है। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन 31 में ही हुआ था। और इसी में गांधी इरविंग समझौता जब हुआ, जिसको दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है, इसी समझौते में कहा गया था कि भाई महात्मा गांधी साहब आपको आना है, हम न्योता दे रहे हैं, आएंगे, बताइए, तभी समझौता है। तो गांधी जी ने कहा कि ठीक है चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर गांधी जी के ऊपर दबाव डाला जा रहा था कि आप सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दीजिए। तो स्थगित जिन शर्तों पे हुआ, उनमें से कुछ शर्तें इस समझौते में शामिल थी, और इस समझौते में यह भी शामिल था कि कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करेगी। क्लियर बात है? तो देखिए इसका आंसर हो गया डी, यानी कि ए गलत है और आर सही है। क्लियर है? तो जब कहानी थोड़ी किस्से लंबे हों, जुड़े हुए हैं, तो ईजी हो जाता है आंसर निकाल लेना। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 7वां प्रश्न। कह रहा है कि कौन कौन से क्रांतिकारी किस स्थान से जुड़े हुए थे। नाना साहब, नवाब हामिद अली खान, मौलवी अहमदुल्ला और मनीराम दीवान। भाई इसमें कुछ नाम तो ऐसा ना पर्टिकुलर एक ही जगह से जुड़े हुए हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि नाना साहब के लिए क्यों कंफ्यूज आना है ना, क्यों ही कंफ्यूज होना है, नहीं होना कंफ्यूज। नाना साहब कहाँ, कानपुर, 2 नंबर आ गया सामने। अब देखते हैं 2 नंबर कितनी जगह, 2 नंबर 2 जगह। ठीक है, तो इससे इतना स्पष्ट हो जाता है कि या तो आंसर सी होगा या आंसर डी होगा, ए और भी आंसर नहीं होंगे हमारे। इतना भी क्लियर है हमें, क्लियर है बात सारी। अब बाकी लोगों को समझ लेते हैं। जैसे कि नवाब हामिद अली खान, है ना, याद है? नहीं याद? मौलवी अहमदुल्ला साहब का तो याद होगा। भाई यूपी का पेपर दे रहे हो, नहीं पता? यूपी का पेपर है और यह यूपी के खास व्यक्ति थे। अब कानपुर तो कब्जा लिया भैया नाना साहब ने, कौन बच रहा है? लखनऊ, मिला दो, खास व्यक्ति हैं उत्तर प्रदेश के। ठीक है, तो ए के लिए 2 हो गया, सी के लिए 3 हो गया। अब सी के लिए 3 सिर्फ एक जगह पर है। ठीक है, अब इस स्थिति में हम डी के साथ जा सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा और काम किए। ठीक है, हालांकि मनीराम दीवान असम के हैं और नवाब हामिद अली खान दिल्ली वाले। ठीक है, बात सारी की सारी क्लियर है आपको? तो इसका सही आंसर 2, 1, 3 और 4, 2, 1, 3 और 4। चलिए, बहुत बेहतरीन, आपका प्रयास बहुत अच्छा था, हमें अच्छा लगा। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा 8वां प्रश्न। आपसे यह पूछ रहा है किसी एक व्यक्ति के बारे में बताइए, पर जो वो व्यक्ति है वो 1853 में उनका जन्म हुआ था पश्चिमी भारत के अंदर एक पारसी परिवार में। इन्होंने इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक के रूप में भी काम किया। यह एक समाज सुधारक व्यक्ति भी थे और इन्होंने सम्मत आयु अधिनियम यानी कि एज ऑफ कंसेंट एक्ट के प्रति अपना संघर्ष किया था अच्छा खासा उसके पक्ष में, और ये चाहते थे कि इसको रूल में लाया जाए। क्लियर है बात? तो कौन है? देखो, मोस्ट ऑफ द पर्सन ना दादा भाई नेहरू मारेंगे, क्योंकि अधिक जो प्रसिद्ध व्यक्ति होता है, हमें लगता है कि ये काम इसने ही किया होगा, ये अधिक प्रसिद्ध है। इसका मतलब है कि दुनिया के जितने अच्छे काम करने हैं ना, वो बेड़ा इसी एक व्यक्ति के पास है। दुनिया के अच्छे काम की जिम्मेदारी इसी के कंधों पर है, और यह व्यक्ति सारे अच्छे अच्छे काम हर जगह पे कर रहा है। तो ये काम भी इसी व्यक्ति ने किया होगा, हमें ऐसा ही लगेगा, और हम जाएंगे और ए आंसर लगा के आ जाएंगे। ऐसे बहुत लोग करते हैं। ऑनेस्टली कह रहा हूँ, आप लोगों ने करा होगा, कभी किया होगा जरूर। ऑनेस्टली आंसर दो कमेंट में, बताओ मुझे किया या नहीं किया। और वहीं एक स्थिति है कि भाई आप लोग BM मालवाड़ी, BP वाडिया, नौरोजी फरदौन जी के साथ भी जा सकते हैं यदि आपका मन करे। तो सही आंसर भाई बी है ना। यह जो पूरा स्टेटमेंट है यह BM मालवाड़ी साहब से जुड़ा हुआ है। वही ही थे जिनका जन्म 1853 में हुआ था पश्चिमी भारत में पारसी परिवार में, लेकिन यहाँ पर सभी पारसी है। ठीक है, इसी वजह से कंफ्यूजन है आप लोग को। बाकी मैगजीन वगैरह और ये जो एज ऑफ कंसेंट एक्ट है उस सबसे जुड़े हुए हैं। एज ऑफ कंसेंट एक्ट में सबका ही रोल था लगभग। ठीक है, अगर हम नौरोजी और मालवाड़ी साहब को समझते हैं तो इन दोनों का रोल प्रमुख था इस सब के अंदर। क्लियर है इतनी बात? तो 8 का आंसर क्या बनता है? बी। ठीक है, क्लियर है बात सारी, आप लोग के सामने सारी बात है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, नौवां प्रश्न देखते हैं। तो बहुत सिंपल सा है, मुझे नहीं लगता कि आप लोग को कहीं कुछ डाउट हो सकता है इसके अंदर। आपसे इतना पूछ रहा है कि 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? बहुत बेसिक और बहुत आसान, सही आंसर विठल भाई पटेल। क्यों छेड़छाड़ करनी, इतना एक ना आपको हर जगह मिल जाएगा। लक्ष्मीकांत पढ़ोगे वहां मिल जाएगा, कोई छोटी स्पेसिफिक बुक पढ़ रहे होंगे वहां भी मिल जाएगा। वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे और इनको ही चुना गया था 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष के रूप में। क्लियर है बात इतनी? तो डी इसका सही आंसर आप लोग के सामने सारी बातें। चलते हैं 10वें प्रश्न पे। कहा गया है आपसे कि जब 1937 का प्रांतीय चुनाव हुआ था तो कांग्रेस की सरकार कहाँ कहाँ पे नहीं थी, यानी कांग्रेस का मंत्रिमंडल कहाँ नहीं बना था। ये प्रश्न भी इन्होंने इतना अच्छे सोचे बनाया ना कि अगर आप लोग थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा बस तर्क लगाना है तो वहीं पर ही आपके साथ में स्थिति सारी हो जाएगी। ठीक है, तो देखो इतना ही है कि भाई देखो मध्य प्रांत में तो बनी थी, ठीक है, तो एक को हम लोग एलिमिनेट कर लेते हैं। मध्य प्रांत तो देखिए साथ में ही जाएगा। ओडिशा का हो सकता है कि आप लोग थोड़ा डाउट में आ जाए, लेकिन यह बात हमेशा ध्यान रखनी है कि अलग अलग पार्टियों का रुझान किस तरफ हो सकता है। जैसे कि मुस्लिम लीग खासतौर पे अच्छा खासा प्रभुत्व था ना, मुस्लिम लीग के सपोर्ट में कौन था? मेनली मुस्लिम लोग थे। जो लोग मुस्लिम थे उन्हीं क्षेत्रों का मेनली विभाजन किया गया 1947 में, और वही क्षेत्र अलग हुए। कौन कौन से? बंगाल और पंजाब, क्योंकि यहां पर मुस्लिमों की एक अच्छी संख्या थी, तो पूरी तरह से सपोर्ट नहीं कर सकता था कांग्रेस को। इसका आंसर भी यही है, 3 और 4 बी। ठीक है, तो मध्य प्रांत और उड़ीसा में सरकार बनी, लेकिन बंगाल और पंजाब में नहीं बनी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी, जिसको उस समय कहा जाता था, बिल्कुल सही जवाब आप लोग का। ठीक है, तो 6 प्रांतों में मद्रास, बंबई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत में बहुमत था, सरकार बना ली। इसके अलावा बाकी जगहों पर थोड़ी समस्या रही, जैसे कि बंगाल, पंजाब और सिंध में कांग्रेस की सरकार नहीं थी। लेकिन पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में कांग्रेस ने क्या किया था कि समर्थन गठबंधन से सरकार बना ली थी। क्लियर है इतना आप लोग को? ठीक है, ओके। तो आज की वीडियो में इतना ही। 10 प्रश्नों पर हम लोग जनरली बात करते हैं, छोटी सी वीडियो बनाते हैं आप लोग के लिए ताकि आपको परेशानी ना हो। अगली वीडियो में फिर 10 प्रश्नों के साथ आएंगे, कुछ नई बात करेंगे और ऐसे ही पढ़ते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन विदा दीजिए तब तक के लिए। हालांकि वीडियो पसंद आई है तो लाइक किए बिना नहीं जाना है, बाकी साथियों तक भी जरूर शेयर करना है, कॉमेंट में अपने व्यूज बताते रहिए हमें, ताकि हम लोग आप लोग के लिए ऐसे अलग अलग प्रोग्राम लाते रहें। थैंक यू सो मच।